मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जी सर। आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया और कब किया? सर 2010 में टेक किया है सर। 2000? 10 में 2010 में सर। अच्छा, तो 2010 से लेके अब तक आप क्या कर रहे थे? सर मैंने 4 साल जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब किया है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा विप्रो टेक्नोलॉजी में जॉब किया सर मैंने। अच्छा। उसके बाद सर मैंने अभी वर्तमान में सर मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पे लास्ट 2 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा, कहाँ है कार्यरत आप? सर मेरी पोस्टिंग अभी वर्तमान में शिमला में है सर। अकाउंटेंट जनरल एजी ऑफिस शिमला में। अच्छा 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 अच्छा। आप ऑडिट का काम करते हैं? जी सर। अच्छा। कि जब बैलेंस शीट आप देखते हो तो उस बैलेंस शीट कि आपको अगर जांच करनी है, ऑडिट करनी है, किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हैं आप? सर बैलेंस शीट में सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोग देखते हैं सर कि हेड वाइज जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो जिस हेड में गवर्नमेंट के द्वारा बजट एलोकेट हुआ था उसी हेड में हुआ है। कहीं फंड का डाइवर्जन तो नहीं हुआ है, एक हेड से दूसरे हेड में डाइवर्ट तो नहीं किया गया फंड। इसको हम लोग चेक करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। और हम लोग ये चेक करते हैं सर कि जिस हेड को जिस कार्य के लिए बनाया गया है वही उसी कार्य के लिए उस हेड से पैसा विड्रॉ किया गया है या किसी दूसरे कार्य के लिए भी विड्रॉ किया गया है। तो अच्छा, ये अगर इरेगुलरिटीज अगर हम लोग चेक अगर करते हाँ हैं। चलिए, अगर सरकार की आप योजना देखते हो और सरकार ने जी सड़क निर्माण के लिए किसी के पैसे वहाँ अलॉट किए हैं और आप अगर देखते हैं कि ये पैसा सड़क के बजाय वहाँ पर किसी भवन के निर्माण में, जो कि सरकार की ही है, उसमें खर्च कर दिया, जी तो आप अपनी रिपोर्ट जी में क्या लिखते हैं? जी। ये गबन है, क्या है, या अनियमितता है कि क्या है? सर ये गबन तो नहीं है सर, ये अनियमितता है। इसमें हम लोग लिखते हैं कि डाइवर्ट ऑफ फंड फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम। तो इसमें क्या है कि सर जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वो फंड आया था लेकिन उससे मान लीजिए पंचायत भवन बना दिया गया तो वो फंड पंचायत भवन बनने के लिए फंड जो है एक दूसरी स्कीम का फंड यूटिलाइज होना था। तो अल्टीमेट जो गवर्नमेंट का पर्पस है रोड बनाने का वो पर्पस डिफीट हो जाता है, जो जनमानस को जो है वो सुविधा लेने से डिप्राइव कर देता है उसको। तो हम लोग डाइवर्जन ऑफ फंड का ऑडिट ऑब्जेक्शन सर उसमें लिखते हैं। आप पूरे भारत का अगर देखें बजट के संबंध में, तो जो बजट पे खर्च होता है और उसके लास्ट में जब एंड हो जाती, ईयर का एंड, और दूसरा बजट पेश किया जाता, उसके पहले वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, ये सीएजी के द्वारा। जी तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, जी जी। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये सीएजी किसके माध्यम से सदन के पटल पर रखती है? जी सर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत जो है सीएजी एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो प्रेसिडेंट साहब को सौंपती है सीएजी। और प्रेसिडेंट के माननीय प्रेसिडेंट के माध्यम से यह रिपोर्ट जो है लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में तो ये प्रेसिडेंट को सौंपती हैं ये, तो इसमें पीएससी क्या काम करती है, लोक लेखा समिति?
सर वो जब रिपोर्ट को सर पार्लियामेंट में रखा जाता है उसके बाद पीएससी के पास जाती है, तो पीएससी जो सर स्क्रूटनाइज, क्योंकि पीएससी में सर जो पीएससी के चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन लीडर होते हैं, तो वो जो सर स्क्रूटनाइज करती है कैग के रिपोर्ट्स को कि इसमें जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस लगे हैं, तो कैग को सर पीएससी का फिलोसफर गाइड एंड फ्रेंड भी कहा जाता है। उसमें फिर कैग जो है असिस्ट करती है पीएससी को रिपोर्ट को, क्योंकि वो टेक्निकल रिपोर्ट्स होते हैं तो उसको समझने में और उससे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या लॉसेस हुए हैं, क्या चीज अवॉइड किया जा सकता था। तो सर पीएससी बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करने का काम करती है सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए ऑडिट और सोशल ऑडिट में क्या अंतर होता सर ऑडिट जो है सर वो एक संस्था के द्वारा, जैसे कैग हमारी संवैधानिक संस्था है, हम लोग जा करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और हर एक साल जितना उनका आता है और जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उससे उस रेगुलरिटी, अगर उससे कुछ इरेगुलरिटी हुआ है, फाइनेंशियल रूल से डिविएशन हुआ है या स्कीम्स में प्रोविजंस है उस स्कीम्स के अंतर्गत पैसा अगर उनको फॉलो नहीं किया गया है उन प्रोविजंस को, उस पे हम लोग कमेंट करते हैं या ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। सोशल ऑडिट जो होता है सर, ये जनता के द्वारा हिसाब किताब लिया जाता है। जैसे एक ग्राम पंचायत में मुखिया जी के पास जो फंड आता है, ग्राम सभा के जितने लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो लोग मुखिया जी से हिसाब मांगते हैं कि इस साल इतना फंड आया, कितना फंड आया और उसमें कितने खर्च हुए, रेगुलर उसमें कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है। ये बेसिकली जनता के द्वारा किया जाता है सोशल ऑडिट। अब आप बताइए, तो आप तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, आप केंद्रीय सेवा में भी हैं, तो यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सर मैं एक्चुअली यहाँ पे सर जॉब मुझे मोनोटोनस लग रहा है यहाँ और मैं सर ग्रास रूट लेवल पे लोगों के लाइफ में डायरेक्ट मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ ऑडिट में। यहाँ पे सर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाता हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो सब चीजें मैं इरेगुलरिटी चेक करके कमेंट करता हूँ, लेकिन जो आम जनता है, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उसके जिंदगी में मैं डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा हूँ। उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में अपनी डायरेक्ट भूमिका चाहता हूँ। और मुझे लगता है सर सिविल सर्विसेज जॉब में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट मतलब डिपार्टमेंट्स में जाके हर तरह के लोगों से हम समाज में जुड़ सकते हैं। इस वजह से मैं आना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो शिमला आपको पसंद नहीं आ रहा, आकर्षित नहीं कर रहा है शिमला? नहीं सर, ऑल्दो शिमला बहुत अच्छी जगह है सर, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह में तो हिमाचल काफ़ी अच्छा, केरला के बाद इनका पोजीशन आता है। लेकिन सर मेरी जन्मभूमि भी बिहार है और वहाँ मैं आना चाहता हूँ सर, अपनी जन्मभूमि वापस। अच्छा, ये विषय कौन सा चयन किया आपने? सर मेरा वैकल्पिक विषय लेबर एंड सोशल वेलफेयर है सर। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर क्यों लिया आपने ये विषय? सर मैंने बीटेक किया तो टेक्निकल जो मेरा स्किल है सर उसका मैंने 4 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया ही। और जब मैं सर सिविल सर्विसेज में आने का सोचा तो मैं कोई ऐसा विषय चयन करना चाहता था जिसमें समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अध्ययन करने का मुझे मौका मिले और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार जो स्कीम्स चला रही हैं या जो भी एक्ट्स बने हैं उनके बारे में अध्ययन करने का मौका मिले। तो जब मैंने इनका सिलेबस देखा तो सिलेबस भी सर मुझे छोटा लगा, सामग्री भी उपलब्ध थी और सेल्फ स्टडी से मैं इसको कर सकता था क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं तो समय भी मेरे पास कम रहता था। तो इस तरह से सर मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट काफ़ी रुचिकर भी लगा, तो मैंने सर इस सब्जेक्ट का चयन किया जो मुझे प्रशासन के बाद भी मुझे लगा इनका उपयोग होगा। अच्छा, ये श्रमिक से संबंधित जितने इसमें अधिनियम एक्ट पढ़ने हैं आपको, इसमें सर्वाधिक जो आप समझते हैं कि ये बहुत बृहद डायमेंशन वाला ये एक्ट है, वो कौन सा एक्ट? सर वो मेरे ख्याल से सर एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो सर सर्वाधिक मल्टी डायमेंशंस को टच करता है सर। इसमें 6 ऐसी स्थितियां हैं व्यक्ति के जीवन में
जब इसी जी सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, वो 6 स्थितियां जी कौन कौन सी हैं? सर, एक तो डिसेबलमेंट है सर, जब मजदूर काम करते करते डिसेबल हो जाता है। दूसरा डेथ है सर। तीसरा अगर कोई डिजीज हो जाता है सर, सिकनेस हो जाता है, वो है सर। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, मेटर्निटी है सर, और ओल्ड एज का इसमें सर प्रोविजन अच्छा, रखा गया है। अभी सरकार ने 2 ही दिन पहले अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो चल रही है उसके संबंध में कुछ निर्णय लिए, संशोधन किए, बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं योजना का नाम नहीं सुन पाया, आवाज ठीक से अटल आई नहीं सर। अटल जी के नाम पे है, अटल बीमित व्यक्ति योजना है, बीमा योजना है। अच्छा सर, मैंने अटल पेंशन योजना का तो नाम सुना है सर, तो लेकिन ये क्या अटल वही है? बीमा है, अच्छा बीमा है, अटल बीमित। अच्छा ये अच्छा, कर्मचारी सॉरी राज्य सर मैं। अधिनियम के तहत ही इन लोग को बीमा करवाया जाता है। तो इस अच्छा बीमा के तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ पता है आपको? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं कोई है सर बात नहीं। जानकारी। कल प्रधानमंत्री ने बिहार से संबंधित कई योजनाओं का लोकार्पण किया। जी किन किन क्षेत्रों में लोकार्पण किया, किस किस क्षेत्र में किया? जी सर। सर कल जो है सर, वो लोकार्पण जो हुआ है सर, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दो प्लांट जो पटना में है, वहाँ पे सर बनाया गया है। उसके बाद जल आपूर्ति के लिए जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर जो है स्वच्छ जल पेयजल 24/7 अवेलेबल करवाने के लिए कई डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे किया गया है सर उस प्लांट का उद्घाटन। जी और गैस पाइपलाइन के संबंध में भी कुछ किया गया क्या? जी सर, उसमें भी सर वो दुर्गापुर हल्दिया वाली जो लाइन है, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर वाली, उस लाइन को बांका तक एक्सटेंड किया गया है। और उसके अलावा सर 2 और गैस प्लांट मुजफ्फरपुर और एक सर उसके आसपास, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन वहाँ भी 2 प्लांट की घोषणा चलिए, की गई है वो सर। हर सिद्धि है मोतिहारी में। जी सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक ओके बांका में है, एक ओके, हर थैंक यू सिद्धि सर। में। चलिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, आ, जैविक कॉरिडोर के संबंध में भी कुछ निर्णय लिए गए। ये जैविक जी कॉरिडोर सर। में क्या निर्णय लिए गए? सर जैविक कॉरिडोर में सर ये गंगा नदी के किनारे और नेशनल हाईवे जो है वो रोड के किनारे जो है सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने योजना बनाई है सर। कितने जिलों में चलाई जा रही है, बता सकते हैं? सॉरी सर, कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं बात है सर, इसके नहीं। बाद याद नहीं। ये बिहार सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बहुत इनोवेटिव्स भी काम भी किए हैं। तो मुझे आप जी बता सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में बिहार ने कृषि के संबंध में इस तरह से नवनिवेश काम किए? जी सर। सर बिहार सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण मैं इनोवेशन मानता हूं, इन्होंने कृषि रोड मैप जो बिहार गवर्नमेंट ने बनाया, जो अभी 3rd कृषि रोड मैप चल रहा है सर, 2017 से 2022 तक, जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो सर इसमें गेहूं, चावल और मक्का, ये तीनों के फर्स्ट कृषि मैप से ही 2008 से ही सर, 2008 से 12 फर्स्ट कृषि मैप था, उसके बाद 12 से 17 सेकंड था, फिर 17 से 22 तक 3rd कृषि मैप। तो सर अब उत्पादकता पे जोर दिया जा रहा है, और रिसेंट जो अभी जो कृषि मैप 3rd कृषि मैप चल रहा है, इसमें जैविक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स है, नेचुरल फार्मिंग्स, उस पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है सर, जो मॉडर्न मशीनरीज हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी 50% के आसपास जो है, वो 50% कैपिटल सब्सिडीज उसमें दे रही है सर बिहार गवर्नमेंट। तो इस तरह से कृषि को मॉडर्नाइजेशन करके इसका उत्पादकता बढ़ाने की सर बातें की जा रही है। और सर सोलर पे भी। और जी कृषि के साथ हाँ, साथ कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से कॉरिडोर की बात की जा रही है? सर क्लस्टर, कृषि जैसे मखाना। क्लस्टर जी सिस्टम सॉरी शुरू कर सर। रहे हैं।
जी सर, एग्रो क्लस्टर की बात की जा रही है। जैसे दरभंगा का जो रीजन है सर, वहाँ मखाना उद्योग लगाया जाएगा। किशनगंज जो है सर, वहाँ फिशरीज की बात की जा रही है। हाजीपुर जो है सर, वहाँ बनाना से रिलेटेड इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग का जो यूनिट्स जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में लगाया जा रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में लीची से रिलेटेड उद्योग को, और जो जूट के जो मिल सर बंद पड़े हुए थे ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे सर उसको फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है सर। कल के पेपर में मैंने पढ़ा मिशन 4.04, मिशन 4.0। ये मिशन 4 क्या जी है? सर, ये मिशन 4.0 सर, एग्रीकल्चर से संबंधित है। अच्छा, सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, आ, भारत में गरीबी को मापने के कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? जी सर गरीबी मापने के लिए भारत में सर कमेटी बनाई गई थी। तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, फिर रंगराजन कमेटी भी बनाई गई। और उसके अलावा सर वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित किया है कि जो $1.9 से कम जिनकी अर्निंग है पर डे, तो उनको जो है गरीबी रेखा से नीचे रखा जाएगा। तो यहाँ पे सर हम लोग $1 को ही कंसीडर करते हैं। $1 से अच्छा, जो नीचे ये जो कमाते हैं लैंडमार्क है, ये इस तरीके को क्या कहते हैं? सर ये तो मिनिमम बेसिक जो है सर पॉवर्टी लाइन देखिए, हम डिसाइड कर। गरीबी के दो तरीके होते हैं मापने के। एक विकसित राष्ट्रों में अपनाए जाते हैं, एक तो विकासशील देशों और जो अल्प विकसित देश हैं उसमें अपनाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक निरपेक्ष गरीबी और एक है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, और एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो हम लोग कौन सा पॉवर्टी का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग तो सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का इस्तेमाल करते हैं सर। अच्छा, तो हमारे बताइए कि हमारे यहाँ जो बीपीएल के जो लिस्ट बनते हैं, बीपीएल के जो सारी योजनाओं के लिए बीपीएल और एपीएल बनते हैं, तो ये बीपीएल के मापदंड क्या है? सर बीपीएल में सर वही जो मतलब $1 से जिनका पर डे इनकम कम होता है उसको बीपीएल में गरीबी रेखा से नीचे हम लोग मानते हैं, और उसको हम लोग के बीपीएल का। यहाँ ये मापदंड नहीं है, विश्व बैंक ने दे रखा है। हम लोग के यहाँ मापदंड नहीं है। विश्व बैंक जो फंड देता है उसके लिए वो इस्तेमाल ये करता है। अच्छा सॉरी सर, हाँ, फिर मुझे सर नहीं है सर। हम अच्छा हेड काउंट मेथड समझते हैं? एज काउंट नहीं सर, सॉरी। अच्छा, नहीं सर। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया सुरेश तेंदुलकर साहब की, तो सुरेश तेंदुलकर साहब ने गरीबी की क्या परिभाषा दी? सर उन्होंने बताया था कि अर्बन और रूरल दोनों को अलग अलग इन्होंने रखा था, और उन्होंने बताया था कि जिनका रूरल एरिया में जैसे अर्निंग जो है वो 927 रुपए से कम है, तो उनको गरीबी की में रखे थे, पॉवर्टी में कंसीडर किए थे। और अर्बन एरिया में 1471 रुपए था, उसको 1471 रुपए से कम जिसका है इनकम, तो उसको गरीबी रेखा में रखे थे सर। और टोटल 21.9% इनके अनुसार कैलकुलेशंस। उन्होंने सिर्फ खाद्यान्न को गरीबी का आधार नहीं माना, उसके तहत उन्होंने 6 चीज़ों को, उन्होंने बुनियादी आवश्यकताओं को उन्होंने शामिल किया। बता सकते हैं वो कौन कौन सी बुनियादी सेवाओं को शामिल किया? हेलो। हाँ जी सर। तेंदुलकर साहब ने कौन से 6 स्थितियों को शामिल किया उन्होंने? खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 और चीज बताएं। सर इसके बारे में तो सर मुझे नहीं है सर जानकारी। कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता क्या होती है? सर सामाजिक बीमा में कंट्रीब्यूशन
लिया जाता है कर्मचारी से, हम्म, और नियोजक भी कंट्रीब्यूट करते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है सर, बाद में जब वो 6 जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अगर लाइफ में हो जाते हैं, तो फिर उस समय उनको जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, या कंट्रीब्यूटरी पेंशन जैसे है स्कीम। अच्छा और अभी जो सामाजिक है, असिस्ट अभी जो है जी कल परसों जो है हमारे बिहार के एक कद्दावर नेता का निधन हो गया। आपकी आपकी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो वाले पर जरा टैप कीजिए। हाँ, तो आप जिस मुझे जी बताइए कि अभी एक कद्दावर नेता का जो है निधन हो गया। वो कौन थे? जी जी सर, श्री रघुवंश जी का निधन हुआ है सर। अच्छा, रघुवंश जी का निधन हुआ। रघुवंश बाबू का जो योगदान है वो जी ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी के लिए जाना जाता है। वो आप बता जी सकते हैं सर। कि क्या योगदान है? जी सर, मनमोहन सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी जो सर फर्स्ट टर्म में, उस हम्म, टर्म में ये ग्रामीण विकास मंत्री थे हम्म, रघुवंश जी। और मनरेगा जो है सर, उस समय नरेगा के नाम से जाना जाता था। हम्म, ये स्कीम जो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हम्म, को दूर करने के लिए, जो अनस्किल्ड लेबर्स या सेमी स्किल्ड लेबर के लिए जो नरेगा स्कीम लाया गया था, वो रघुवंश जी की ही देन है सर। अच्छा अच्छा। अभी अभी उनके जो मृत्यु हुई उसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है और उन्होंने कुछ अपनी ख्वाहिशें जाहिर की है। तो वो ख्वाहिशें उनकी क्या है? सर उसमें तो उन्होंने सर ये बातें की है कि जो नरेगा में जो है SC ST का जो लैंड है उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और बुद्ध की जो लास्ट भिक्षा पात्र जो है सर, वो अफगानिस्तान में है, उसको वापस बिहार में वैशाली में लाके स्थापित करने की इच्छा जताई है सर उन्होंने। चलिए, तो और आपकी हॉबी क्या है? सर मैं बॉलीवुड मूवीज देखना पसंद करता हूँ सर। अच्छा, तो आपके पसंदीदा कौन है जो फिल्म स्टार? सर मेरे पसंदीदा कलाकार जो हैं सर, श्री मिस्टर आमिर खान जी हैं सर। आमिर खान साहब की। तो आमिर खान जी की कौन कौन सी फिल्में जो है आपको बहुत आकर्षित की? जी सर, सबसे ज्यादा प्रभावित सर मैं उनकी एक फिल्म है लगान, और अच्छा, वो फिल्म मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित की है सर। लगान किसके स्टोरी पर आधारित है? सर लगान जो है सर, ब्रिटिश टाइम में जो सर महलवारी सिस्टम जो था, लैंड का टैक्स जो ब्रिटिश लोग वसूलते थे, तो उस पे सर राजस्थान में जो सर ये राजस्थान गुजरात वाले इलाके में यह महलवारी सिस्टम प्रचलन में था। तो सर उसके बेस पे ये मूवी बनाई गई है आपने सर। महालवाड़ी बताया है मुझे, महालवाड़ी को जरा डिस्क्राइब करिए। तो महालवाड़ी सिस्टम है क्या? जी सर, महलवारी सिस्टम में सर पूरे गांव का जो लैंड होता था, पूरे गांव के मुखिया कलेक्ट करके, और इकट्ठा पूरे गांव का टैक्स इकट्ठा वसूला जाता था सर ब्रिटिश टाइम में। कौन और वो मुखिया जी जमा करते थे ये ले जाके ये महालवाड़ी ब्रिटिश सिस्टम के पास। लाया कौन था? सर महलवारी सिस्टम तो और सर जो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। वो तो अस्थाई और बंदोबस्त लाया था। तीन महालवाड़ी सिस्ट का, महालवाड़ी का किसका देन है? जिस महलवारी सर जॉन सोर, सॉरी सर मुझे अच्छा, एग्जैक्टली मुझे मैं याद नहीं कर पा रहा कोई हूँ, बात नहीं, लेकिन जहाँ ठीक है। आपसे अपेक्षा भी बहुत है। सर आप आवाज नहीं आ रही अच्छा, है कोई सर। आवाज़ आ रही है? जी सर अभी आ रही है हाँ, ठीक से। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार के द्वारा बच्चों के कुपोषण के लिए दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? जी सर, सर बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो है वो मिड डे मील स्कीम चलाया जा रहा है।
उसमें स्कूल में जो है मध्यांतर भोजन दिया जाता है बच्चों को। इसके अलावा सर आंगनवाड़ी केंद्र में जो है सर वो ICDS स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके थ्रू जो है गर्भवती महिलाओं को जो है वहाँ पे ये देने की, सहायता देने की बात, मतलब पोषण खाना और बच्चों को जो को चना वगैरह ये सब देने की बातें हैं। इसके अलावा सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है सबला स्कीम, राजीव गांधी अधिकारिता स्कीम, उसको सर बिहार गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। जो एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं उसके कुपोषण और हेल्थ के लिए सर। अच्छा, मिसिडेंसी को रोकने के लिए कोई योजना है और ये या उसको कोई एक्ट पास किया गया? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर, मैंने आवाज कहा actually मेसिडेंसी, जो भिक्षावृत्ति जिसको कहते हैं, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सरकार की कोई नीतियां हैं या कोई योजनाएं हैं? भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सर अधिनियम के मुझे सर नहीं है सर इसके बारे में जानकारी सर। अच्छा, ये बताइए कि महिला कल्याण, महिला विकास जी सर। और महिला सशक्तिकरण, ये तीन जी चीज़ों में कोई अंतर है? जी सर। सर महिला का कल्याण से मतलब है सर वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है, जो निसहाय महिलाएं हैं, जैसे ओल्ड एज है या अपंग है, सॉरी दिव्यांग हैं, तो उनको एक सहायता दी जाती है, तो उसको वेलफेयर, महिला कल्याण वेलफेयर में हम लोग लाते हैं सर। डेवलपमेंट में सर महिलाओं को जो है सर इकोनॉमिक, जैसे डेवलपमेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं सर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। और इम्पावरमेंट जो है सर वो हर एक फ्रंट में, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो, हर एक लेवल पे महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है सर। उसमें पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दिया गया है सोशली उनको इम्पावर करने के लिए, या बाल विवाह के विरुद्ध जो है, दहेज प्रथा के विरुद्ध जो अभियान चलाए हैं गवर्नमेंट, तो इसमें सर हर एक तरह से महिलाओं को जो मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई है सर, तो उसे हम महिला सशक्तिकरण बोलते हैं सर। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, आप SDM हो, और कोई जांच आपको मिली है और उस जांच में जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसने किसी भी तरह से अपने प्रभाव में DM साहब को ले लिया। सर आवाज नहीं आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि ठीक से कट आप हो जा रहा है सर। आप SDM के पद पे हो, ठीक है? आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ, आप किसी जी सर, अनुमंडल, अभी आप किसी अनुमंडल में SDM के पद पर कार्यरत हो, ठीक है? जी सर। और जी आपको सर। किसी चीज़ की जांच मिली है, DM ने दी है, जी सर। और आपने उसकी जांच जब की तो जिस व्यक्ति को पाया, वो व्यक्ति जो है वो वहाँ के MP का बेटा है, ठीक है? अब आप DM को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें अनियमितता है, गलतियां हैं, गबन कर लिया गया है, और DM जो है उन्होंने कहा यह देखो यार, वो MP का बेटा है, इसको बचा लो, हाँ छोड़ो, इसमें रिपोर्ट जो है इसको बदल दो, ठीक? अब आप क्या करेंगे? सर वहां तक मैं ठीक से सुन पाया कि CM को मैं रिपोर्ट करूंगा कि अनियमितता है इसमें। DM साहब आपको आप दिए, DM को रिपोर्ट आवाज करनी सर है। आपको DM को रिपोर्ट करनी है। DM ने कहा कि ये MP के बेटे हैं, आप इस रिपोर्ट को बदल दो, मत लिखो उनके विरुद्ध। जी सर। अब आप क्या करोगे? DM की बात को कैसे टालोगे?
जी सर। सर पहले मैं सर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि इस अनुच्छेद में सर जो भी मैं फाइंड आउट किया हूं तो वो हमारे कंडक्ट रूल में या संविधान में या किसी लॉ के किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। और अगर हम सर आपकी बात को मान के रिपोर्ट को चेंज करते हैं या कुछ ये करते हैं तो ये सर उनके साथ ये लॉ का वायलेशन हो जाएगा। फिर बाद में चल के कार्रवाई हो सकती है हम लोगों पे हायर अथॉरिटी से। आगे अगर मीडिया, आज सोशल मीडिया का जमाना है और आगे अगर बात चली जाती है तो फिर सर आप पे भी कार्रवाई हो सकती है और हम पे भी कार्रवाई हो सकती है सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन से। तो बेहतर होगा कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट दिया गया है कि इलीगल चीजों को प्रिवेंट करने के लिए या इलीगल चीजों को रिड्रेसल करने के सत्ता लिए। का बहुत दबाव है, सत्ता का बहुत जी दबाव सर। है और वो कह रहे हैं कि अब रिपोर्ट बदलो और नहीं तो तुम पर भी कार्रवाई कर दूंगा। जी 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 सर। तब आप क्या करोगे? सर सत्ता का सर, जी सर, जी सर। सर मुझे लगता है कि सर सत्ता का कितना भी दबाव हो, हमारे पास जो है सर कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ है, कुछ पावर्स हमें मिले हुए हैं जिसके बेसिस पे हम इनजस्टिस होने नहीं दे सकते हैं समाज में। तो सर हम तो जो फैक्ट है उसी चीज को लिखेंगे सर उसमें, क्योंकि हमें संविधान सबसे बड़ा है सर हमारे देश में, और उसकी रक्षा करना, जब हम उसकी जाते हैं उस सर्विस में तो उसकी शपथ लेते हैं कि हमें इसको रक्षा करना है। तो हम सर जो लॉ है सर, जो मैंने फाइंड आउट किया है, मैं उसी के साथ जाऊंगा। आप किसी और छोटी संस्था का ऑडिट करने के लिए गए हो जी सर। और आपकी नज़र में कोई अमुक व्यक्ति है जो वाउचर उसमें नहीं लगाया, जी सर। लेकिन आप अपनी ऑडिट के दौरान ये पाए हो कि उस व्यक्ति ने वास्तव में गबन तो नहीं किया, कुछ नहीं उसमें, लेकिन वाउचर उसने नहीं लगाया। कहाँ वाउचर गया क्या नहीं गया वो आप देख रहे थे, नहीं है आपके पास, और आप उसमें वो आप अपनी व्यक्तिगत समझ रहे हो कि इसने गबन तो नहीं किए हैं, ये पुष्टि दिखाई पड़ती कि गबन नहीं किया। वैसी दशा में आपके पास दो विकल्प है, या तो आप उसको उसके विरुद्ध लिख दो, ठीक है, और या आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप उसको कहो कि कोई वाउचर बनवा के लाओ, इसमें लगाओ, ठीक है। आप दोनों में से कौन सा कार्य करोगे? जी जी सर, मैं तो पहले उसको कहूंगा कि वाउचर अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है तो निश्चित रूप से वो वाउचर प्रोड्यूस कर दे, ताकि मुझे जो है आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैं उसको जांच कर लूं सही से। और अगर वो प्रोड्यूस नहीं भी करता है और मुझे ये है कि इन्होंने जो है, अगर मैं सारे तथ्यों को जांच कर लिया और सारे तथ्यों से कंक्लूजन यह विदाउट एन बियॉन्ड एनी डाउट अगर मेरे माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि नहीं, इन्होंने गबन नहीं किया है, स्कैम नहीं किया है, तो सर मैं उसे एक चेतावनी देके, एक जो टेस्ट ऑडिट नोट होता है जो जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वहाँ पे मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ कि आगे से जो है इस वाउचर्स को मतलब क्रमबद्ध तरीके से और रेगुलर वे में इसको रखा जाए। क्योंकि सर मैं उसके इंटेंट को देखूंगा, अगर मुझे लगेगा और मैं तथ्यों से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि इन्होंने गबन नहीं किया, तो मैं उसके अगेंस्ट में कोई सीरियस ऑब्जेक्शन सर नहीं लिखूंगा। चलिए, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पहला पोस्ट प्रेफरेंस सर बिहार प्रशासनिक सेवा है, दूसरा सर बिहार पुलिस सेवा है, और तीसरा सर बिहार वित्त सेवा है। आपने बिहार पुलिस सेवा को पहला प्राथमिकता क्यों नहीं दिया? सर क्योंकि मुझे लगता है कि सर बिहार प्रशासनिक सेवा में डाइवर्सिटी सर ज़्यादा है। इस जॉब में हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा कर के वर्क कर सकते हैं, और बिहार पुलिस सेवा में सर एक डिपार्टमेंट, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट फिक्स हो जाएगा और उसी डिपार्टमेंट में मुझे पूरी लाइफ काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सर बिहार प्रशासनिक सेवा में मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा लोगों के साथ जुड़ने का, इस वजह से सर मैंने पहला प्राथमिकता दिया।
चलिए पिंटू जी, मैं इसको समाप्त करता हूँ आपका साक्षात्कार।